इमेजिन कीजिए कि जॉब के दौरान आप पैसे इन्वेस्ट करते हैं 10 लाख रुपए एक बैंक में 10 साल के लिए। ये अमाउंट आपको आपके पेरेंट्स ने दिया है ताकि ये अमाउंट आपके बुरे वक्त में काम आए, और आप भी एज ए सिंसियर सिटीजन इसे बैंक की एफडी में डाल देते हैं ताकि ये अमाउंट ग्रो करता रहे। अब 10 साल के बाद एक इमरजेंसी सिचुएशन आती है जिसमें आपको 30 लाख रुपए के आसपास चाहिए, और आपको याद आता है कि आपने 10 लाख रुपए 10 साल पहले बैंक में डाले थे। आप सोचते हो कि उस अमाउंट से आपकी काफी हेल्प हो जाएगी क्योंकि वो अमाउंट बढ़ के 18 से 19 लाख तो हो ही गया होगा। लेकिन जब आप बैंक जाते हो तो आपको पता चलता है कि वो अमाउंट 18 लाख रुपए नहीं बल्कि 9,27,500 रुपए बचा है। आप में से काफी लोगों को लगेगा कि यार ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये कैलकुलेशंस रियल हैं और इसमें हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट -0.75% लिया है, जो कि स्विट्जरलैंड के बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। आई नो हमें से काफी लोग इस बात पर शॉक्ड होंगे, बट दिस इज रियलिटी। स्विट्जरलैंड के अलावा डेनमार्क, जापान, स्वीडन और स्पेन में भी नेगेटिव रेट ऑफ इंटरेस्ट है। हमें से मैक्सिमम लोगों को पता ही होगा कि इंडियन बैंक इंटरेस्ट रेट्स भी कम हो ही जा रहे हैं और 6 to 7% का जो इन्फ्लेशन रेट है उसे भी मैच नहीं कर पा रहे। यानी हमारे पैसों की परचेजिंग पावर तो कम हो ही रही है, और हो सकता है कि हमारे देश में भी एक टाइम आएगा जब इंटरेस्ट रेट नेगेटिव हो जाएंगे, और तब हम क्या करेंगे? इसका एक ही आंसर है कि हमें अपनी फाइनेंशियल एजुकेशन को बढ़ाना पड़ेगा। और आज की वीडियो से टॉपिक के ऊपर है कि कैसे हम इन्वेस्टमेंट को समझकर इन्वेस्ट कर सकते हैं। एज अ बिगनर या इवन वो लोग जो इन्वेस्टमेंट में एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, उन्हें इंडेक्स फंड को समझना ही पड़ेगा। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको बच्चों की भाषा में स्टोरी की फॉर्म में इंडेक्स फंड्स को समझा पाऊं। सो लेट्स स्टार्ट माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। देखिए, जब भी कोई कंपनी बनती है तो उसे ग्रो करने के लिए पैसे चाहिए होते हैं। एक तरीका पैसे इकट्ठे करने का ये होता है कि कंपनी के ओनर कंपनी का कुछ हिस्सा शेयर में कन्वर्ट करके उसे बेच दें। लेट्स से कि एक कंपनी है और उस कंपनी के ओनर को पैसे चाहिए, तो वो ओनर अगर अपनी कंपनी का 10% 1 लाख शेयर्स में कन्वर्ट कर देते हैं तो आप और मेरे जैसे कॉमन पब्लिक उन शेयर्स को खरीद सकती है। लेट्स से कि हम सब ने मिलके 10 लाख रुपए दे दिए इस कंपनी को 1 लाख शेयर्स के बदले। अब इससे हुआ ये कि कंपनी के ओनर को लाख रुपए मिल गए अपनी कंपनी के 10% शेयर्स बेचने पर, जिससे वो अपनी कंपनी को ग्रो कर सकते हैं, और हमें एक बिजनेस का छोटा सा टुकड़ा मिल गया जो कि शेयर्स हैं। अब अगर ये कंपनी ग्रो करती है तो हमारे शेयर्स की वैल्यू बढ़ेगी, जो कि बैंक रेट के इंटरेस्ट से ज्यादा हो सकती है। अब आप सोचेंगे यार ये तो सही है, मगर हम ऐसी कंपनीज ढूंढे कैसे जो ग्रो हो? और ऑब्वियसली अगर हम एक बिगनर है तो ये थोड़ा डिफिकल्ट टास्क है और टाइम कंज्यूमिंग भी। इसलिए अब कई लोग बोलते हैं जो एजुकेटेड हैं कि हम तुम्हें कंपनीज ढूंढ के देंगे जिसके बदले हम उन्हें थोड़ी फीस दे सकते हैं, और इन लोगों को हम फंड मैनेजर्स कहते हैं। बेसिकली फंड मैनेजर वो लोग हैं जो अपनी नॉलेज यूज करते हैं काफी सारी कंपनीज ढूंढने के लिए जो उनके अकॉर्डिंग अच्छा परफॉर्म कर रही होती हैं, और फिर हम सब मिलके फंड मैनेजर्स को पैसे देते हैं। लेट्स से आपने 1 लाख रुपए दिए, मैंने 10 लाख एंड सो ऑन, और ये फंड मैनेजर्स काफी सारी कंपनीज ढूंढ के हमारे पैसे उन सब कंपनीज में डाल देगी और उसके बदले कुछ फीस लेगी, 1 या 2%। अब क्योंकि हम सब ने मिलके एक फंड कलेक्ट किया था जो फंड मैनेजर ने इन्वेस्ट किया, इसीलिए इस फंड को हम म्यूचुअल फंड बोलेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट ठीक भी लगता है कि हाँ, एक इंटेलिजेंट इंसान है जिसने अपनी एक्सपर्टीज को यूज करके हमें सलाह दी और उसके बदले हमसे फीस ले रहा है। लेकिन जॉन सी बॉगल बोलते हैं कि हमें म्यूचुअल फंड में नहीं बल्कि इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। अब आप बोलेंगे कि ये जॉन बॉगल कौन है और अब ये इंडेक्स फंड क्या होता है? सबसे पहले तो हम देखते हैं कि जॉन सी बॉगल है कौन। जॉन सी बॉगल वैनगार्ड ग्रुप के फाउंडर हैं, जो ग्रुप $5.3 ट्रिलियन मैनेज करता है। आपने एकदम सही सुना, मिलियन नहीं, बिलियन नहीं, बल्कि ट्रिलियन डॉलर्स, ट्रिलियन विद अ टी। प्लस जॉन बॉगल की स्ट्रैटेजी पर वॉरेन बफेट को इतना विश्वास था कि वॉरेन ने प्रोटेजे पार्टनर्स नाम की एक ग्रुप से $1 मिलियन की शर्त लगा ली कि 10 साल में इंडेक्स फंड म्यूचुअल फंड से बेटर ही परफॉर्म करेगा, और एज एक्सपेक्टेड हुआ भी यही। वॉरेन बफेट ये शर्त जीत गए। अब सवाल आता है कि म्यूचुअल फंड तो समझ आ गया, लेकिन ये इंडेक्स फंड क्या है? देखिए, म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजर और उनकी टीम अपनी इंटेलिजेंस को यूज करके ऐसी कंपनीज ढूंढती हैं जो अच्छा रिटर्न दे सके, इसलिए वो फीस भी लेती हैं 1 से 2% हर साल। लेकिन इंडेक्स फंड वो फंड्स होते हैं जिसमें कोई इंटेलिजेंस की जरूरत नहीं होती, बल्कि पहले से सेट रूल्स के अकॉर्डिंग पैसे इन्वेस्ट किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम निफ्टी 50 इंडेक्स फंड की बात करें तो इस इंडेक्स फंड का एक रूल है। वो रूल ये है कि इंडिया की टॉप 50 कंपनीज में उनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंग पैसे लगाए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें से 10.19% यानी 10,109 रुपए रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड में लगाए जाएंगे, 9,720 रुपए क्योंकि 9.72% है
वो HDFC बैंक लिमिटेड में लगाए जाएंगे एंड सो ऑन। और अगर इनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन चेंज होती है तो आपके पैसे भी उसके अकॉर्डिंग शफल किए जाएंगे। इनकेस अगर आपको मार्केट कैपिटलाइजेशन नहीं पता तो मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब है कि एक कंपनी में कितने शेयर्स हैं मल्टीप्लाइड बाय उस कंपनी की एक शेयर की वैल्यू कितनी है। तो इसमें जो फंड मैनेजर्स हैं उनको कोई ब्रेन नहीं लगाना और उन्हें यही रूल फॉलो करना है। तो जो भी इंडिया की टॉप 50 कंपनीज आती हैं उसमें उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंग पैसे लगा दो। अब जॉन बॉगल का लॉजिक है कि घास के पूरे स्टैक में से एक सुई ढूंढने से बेटर है कि हम पूरा घास का टुकड़ा ही क्यों ना खरीद लें, यानी ऐसी कंपनीज ढूंढना जो मार्केट को आउट परफॉर्म कर सके। इससे बेटर तो ये है कि पूरी मार्केट की कंपनीज में इन्वेस्ट कर लो ताकि हमें एवरेज रिटर्न तो मिलता ही रहे। जॉन बॉगल ऐसा इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि उनके अकॉर्डिंग एक म्यूचुअल फंड मैनेजर के लिए भी ये बहुत डिफिकल्ट होता है कि वो ऐसी कंपनीज ढूंढे जो मार्केट से बेटर परफॉर्म कर सके। और इसके लिए वो अपनी बुक द लिटिल बुक ऑन कॉमन सेंस इन्वेस्टिंग में डेटा भी देते हैं। और वो कहते हैं कि अमेरिका में 36 साल में 355 न्यू म्यूचुअल फंड्स आए थे, लेकिन उनमें से 223 म्यूचुअल फंड्स बंद हो गए, यानी 2/3 से भी ज्यादा आउट ऑफ बिजनेस हो गए। इतना ही नहीं, जो बचे थे उनमें से 60 ने इंडेक्स फंड के मुकाबले काफी खराब परफॉर्म किया, 48 ने इंडेक्स फंड के आसपास परफॉर्म किया और सिर्फ 24 ने इंडेक्स फंड से बेटर परफॉर्म किया। असल में इन 24 में से भी ज्यादातर म्यूचुअल फंड ने शुरू में ही अच्छा परफॉर्म किया था जब इनका फंड साइज छोटा था। और जैसे ही वॉरेन बफे कहते हैं, अ फैट वॉलेट इज द एनिमी ऑफ सुपीरियर रिटर्न्स, यानी जिनकी जेब में ज्यादा पैसे होते हैं वो बिना सोचे समझे लापरवाही से ही पैसा खर्च करते रहते, इसलिए उनके रिटर्न्स भी कम होते हैं। इस तरह एंड में सिर्फ 3 ऐसे म्यूचुअल फंड थे जो बंद नहीं हुए और इंडेक्स फंड के रिटर्न को बीट कर पाए, यानी 1% म्यूचुअल फंड भी लॉन्ग टर्म में इंडेक्स फंड्स को मात नहीं दे पाए। अब इससे पहले कि कोई सोचे चलो यार इन्हीं 3 म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देते हैं, तो रुक जाइए क्योंकि अभी बात पूरी नहीं हुई है। एक्चुअल में म्यूचुअल फंड मैनेजर्स को भी नहीं पता होता कि इन 355 म्यूचुअल फंड में कौन सा अच्छा परफॉर्म करेगा आने वाले सालों में। इसके अलावा म्यूचुअल फंड में एक और कमी है और वो है म्यूचुअल फंड की फीस। आइए इसे एक स्टोरी से समझते हैं। अग्रवाल नाम का एक अमीर परिवार था। उन लोगों ने अपने देश की मार्केट के सारे शेयर्स खरीद लिए। जब भी कोई कंपनी ग्रो करने के लिए अपने शेयर मार्केट में निकालती तो वो उसमें पैसे इन्वेस्ट कर देते। इस तरह वो और अमीर हो जाते। इस परिवार का हर मेंबर बहुत अमीर था और बहुत खुश था। लेकिन कुछ टाइम के बाद इस परिवार के कुछ मेंबर्स एक्सपर्ट की सलाह लेने गए, क्योंकि सारे शेयर्स अग्रवाल परिवार के पास ही थे। इसलिए एक्सपर्ट्स ने इस परिवार के कुछ मेंबर्स को कहा कि वो अपने कुछ कंपनीज के शेयर्स अपनी कजन्स को बेच दे जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, और उन कंपनीज के शेयर्स खुद के पास रखे जो अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। इससे वो ज्यादा अमीर हो जाएंगे। इन फैमिली मेंबर्स ने एक्सपर्ट की सलाह मान ली। अब ऑब्वियसली एक्सपर्ट्स अपनी सलाह के लिए कुछ फीस लेते थे और कई बार जब जरूरत नहीं होती थी तो भी खुद के लिए पैसे बनाने के लिए वो अग्रवाल फैमिली को रेकमेंड कर देते कि वो कुछ कंपनी के शेयर्स खरीद लें या बेच दें। इससे अग्रवाल फैमिली की वेल्थ कम होने लग गई। जब उन्होंने काफी सोचा तो उन्हें रियलाइज हुआ कि ये एक्सपर्ट्स की राय लेना एक बकवास काम है और पहले की तरह हर कंपनी का शेयर ही खरीद लिया जाए, ताकि जब भी कोई कंपनी अच्छा परफॉर्म करे तो उन्हें फायदा हो और एक एवरेज रिटर्न मिलता रहे। उन्होंने एक्सपर्ट्स की रिकमेंडेशन लेना छोड़ दिया और पहले की तरह अपने देश की टॉप कंपनीज के शेयर्स खरीदने लग गए। जॉन बॉगल का भी यही कहना है कि अपने देश की टॉप कंपनीज में पैसे लगाओ और उसे लंबे समय तक होल्ड करके रखो, जिससे ज्यादा फायदा होगा। जॉन कहते हैं कि अगर हम अपने देश के सारे इन्वेस्टर्स का रिटर्न देखें, यानी उन्होंने कितने % कमाए हैं, तो वो मिलाकर उतना ही रिटर्न होगा जितना कि मार्केट ने दिया है। लेकिन अगर इनमें से कुछ इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट करने के लिए फंड मैनेजर्स की मदद ली है तो उन्हें काफी कमीशन भी देनी पड़ेगी और बिल्कुल उतना ही उन्हें कम रिटर्न भी मिलेगा। उनका रिटर्न उतना ही कम हो जाएगा जितना उन्होंने कमीशन दिया है। आइए एक एग्जांपल से समझते हैं कि अगर हम कमीशन देते हैं या नहीं देते तो इसका हमारे रिटर्न पर कितना असर पड़ता है। इमेजिन कीजिए कि एक स्टॉक मार्केट है जो कभी ज्यादा रिटर्न देती है तो कभी कम, लेकिन एवरेज में हमें 50 साल के लिए 8% रिटर्न मिल जाता है। सोचिए एक इंसान है जो 22 साल की उम्र में इन्वेस्ट करना शुरू कर देता है और 65 साल की उम्र तक इन्वेस्ट करता रहता है। अब आप बोलेंगे इतनी लंबी इन्वेस्टमेंट, तो इसका जवाब यह है कि वैसे भी तो हर कोई लॉन्ग टर्म के लिए कुछ ना कुछ पैसे तो सेव करता ही है। तो इस इंसान ने बैंक के बजाय स्टॉक मार्केट में पैसे इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया था जो 8% का रिटर्न दे रही थी। अब इसके बजाय अगर वो म्यूचुअल फंड में पैसे इन्वेस्ट करता है तो फंड मैनेजर उससे 2.5% लेगा, जिसके कारण हर साल उसका रिटर्न 8 माइनस 2.5% यानी 5.5% का होगा। अब अगर ये इंसान एक ही बार में 1 लाख रुपए 50 साल के लिए 5.5% पर इन्वेस्ट कर देता है तो उसका फाइनल रिटर्न 14 लाख मिलेगा। लेकिन अगर इतना ही पैसा वो बिना किसी फंड मैनेजर को फीस दिए 8% पर इन्वेस्ट करता है तो उसका फाइनल रिटर्न 46 लाख होगा।
यानी पहले रिटर्न से 300% ज्यादा। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि टैक्सेस आर कॉस्ट टू। स्टॉक मार्केट में एक कहावत है कि जितना ज्यादा मोशन होगा